जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में मैथ्स सब्जेक्ट का है और हमने मैथ्स का 2 पेपर पहले अपलोड कर लिया था। ये मेरा तीसरा पेपर है। ठीक है, आज थोड़ा काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ क्योंकि दिवाली और छठ में मैं बिजी हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले रीजनिंग का 4 टेस्ट पेपर देख लिया है। अब मैथ्स का ये तीसरा टेस्ट पेपर मैं करवाने के बाद रीजनिंग का जो 5वां टेस्ट पेपर होगा वो मैं करवाऊंगा। ये जो मैं टेस्ट पेपर आप लोगों को लिए करवा रहा हूँ, ये हाल फिलहाल में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, वो सब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसमें आप जब तैयारी करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें ये रखने की कोशिश करूंगा जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वो भी क्वेश्चन मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसलिए आप इसे देखना ना भूलें और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो। ठीक है, और अपने कैरियर को अचीव कर सकें। जो आपका गोल है नौकरी लेने का, वो नौकरी आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस होकर के आप प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बनाइए। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो फिर जॉब मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, आप ये मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए कि अभी सरकार ने वैकेंसी बंद कर रखी है, वैकेंसी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं कि इसके प्रति आप थोड़ा ढिलाई बरतें, है ना। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, वैकेंसी तो कभी ना कभी आनी ही आनी है, तो आप तैयारी करते रहें। ठीक है, जो भी वैकेंसी आए वो आप उसमें फिलफिल करें। मान लिया कोई बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम निकलता है तो वो उसे भरना चाहिए। बैंक का भी एग्ज़ाम निकले और अगर उन्हें लगता है कि हाँ मैं ये भी फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ एग्ज़ाम में, तो उसे भी आप भरिए और तैयारी कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन हम लोग। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें टाइम एंड वर्क से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोहित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर ही कैन डू इट इन 6 days। मोहित 10 दिनों में अपना एक काम खत्म कर सकता है, लेकिन भाई की मदद से वो 6 दिन में ही काम खत्म करता है। तो कितने दिनों में उसका भाई अकेला ये काम कंप्लीट कर सकता है। ऑप्शन है 12 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 16 दिन। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, पहले वीडियो पॉज करके अपने तरफ से बनाएं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मैंने बताया उसको आप देखें, नहीं बने तो या आंसर मिला लें। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया हुआ है और इसके वीडियो भी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप देखिए। ठीक है, उसमें ये सब तरीके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, उसको आप पहले आप समझ सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाने के लिए। जैसे ये एम फॉर क्या है, मोहित है, और बी आर फॉर ब्रदर है। ठीक है, मैंने ब्रदर के लिए दिया और ये दोनों मिल करके काम करेंगे, उसके लिए यहाँ पर है। तो मोहित जो है वो 10 दिन में अकेला काम खत्म करता है, उसका भाई का हमें पता नहीं। ठीक है, हमें इसी के बारे में निकालना है कि एक दिन में वो कितना काम खत्म करता है, लेकिन दोनों मिल करके इस काम को खत्म करते हैं 6 दिन में। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या बताया था प्रोसेस, कि आपको एलसीएम लेना है। तो 10 और 6 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर यहाँ पर 30 आएगा। ये जो 30 होगा ये वर्क होगा, और ये डी फॉर डेज है। ठीक है ना, 10 दिन और 6 दिन, और ये जो एलसीएम लेंगे ये वर्क में रखना है। अब हम लोग आगे क्या स्टेप लेंगे, 10 दिन में मोहित जो है वो 30 काम करता है, बोल सकते हैं ऐसा। तो एक दिन में मोहित कितना काम करेगा, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 3 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका भाई का हमें नहीं पता, हमें यही जानना है। तो हम इधर निकाल सकते हैं ना कि टोटल 6 दिन काम होता है, उसमें 6 दिन का काम होता है, कितने काम होता है, 30 काम होता है। तो एक दिन में कितने वर्क होंगे, 5 वर्क। तो देखिए 3 वर्क तो कौन किया, मोहित, और टोटल वर्क कितना हुआ, 5। तो इसका मतलब है इसका भाई कितना किया होगा, 2 वर्क, तब ना 3 और 2 मिल करके 5 होगा। तो यहाँ पर ये 3 वर्क है और ये 2 वर्क है, मिल करके 5 वर्क हो गया। ठीक है, तो उसका भाई कितना किया, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये 1 डे में है, मतलब एक दिन का ये हिसाब किताब है।
एक दिन में 5 काम, एक दिन में मोहित 3 काम, तो एक दिन में ये 2 काम करता है। ठीक है जी। अब काम कितना कर रहा गया, तो 30 वर्क हो गया। तो अगर यही 30 वर्क उसके मोहित के भाई को केवल बोला जाए तो वो इसे कितने दिन में करेगा, तो 30/2 यानी 15 डेज में वो खुद इस काम को कंप्लीट कर लेता। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बना, थर्ड बना। बात आई समझ में, कितने दिनों में उसका भाई अकेला कर सकता है ये पूछा गया है। ये 30 वर्क जो है वो उसका भाई 15 दिन में कर सकता है। अब इसी चीज को आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं, ज्यादा खास पेन पेपर यूज किए हुए। आप जान रहे हो उसका मोहित 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर इसे 6 दिन में करता है। भाई 30 आ गए इसके एलसीएम, 30 ये वर्क मानना, तो ये 10 दिनों में 30 करता है, तो एक दिन में कितना करेगा आप मैनुअली सोच लो 5, और टोटल यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, सॉरी ये 5 इधर नहीं, ये मोहित के लिए 3 हो जाएगा, और मिल करके जो काम करेंगे वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब उसका भाई तो 2 वर्क ही करेगा ना, बस इसी दोनों को डिवाइड कर देनी है, आपका आंसर 15 हो गया। बस जितना फास्ट आप कर लीजिए इस तरीकों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, तो मैं तो डिटेल्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आनी है, टेक्निक समझनी है, उसके बाद फिर आप कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 15 आदमी 300 खिलौने वो आपको 12 दिन में कंप्लीट करके बनाते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो कितने दिन में 12 आदमी अगर उसी काम को करें और 160 खिलौने बनाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया होगा, MDH मसाले वाली, याद होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा वीडियो में, मैंने ये लिखा है, डिटेल से बताया है। तो MDH1 और इफिशियंसी अगर दिया रहे तो ये मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या लिखा था, W1। अब इसका ये इसमें से जो भी इसके वैल्यू दिया रहेगा वो उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। अब ई और क्या है समझ में आ गया, E1 E2, इसका मतलब ये हो गया कि कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में प्रतिशत में लिखा रहता है, या तो फिर लिखा ट्वाइस थ्राइस ऐसे लिखेगा भाई, तो वहां पर E1 E2 का यूज होगा। यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर क्या क्या है, तो M हो गया जो आदमी काम करने वाले हैं, D हो गए डेज यानी दिन, H हो गए आवर्स यानी घंटे, और W हो गए जो काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो 15 आदमी थे, दिन कितने लगे, 12 दिन, 6 घंटे प्रतिदिन काम किया, तो नीचे हो गए इसके 300 खिलौने का। ठीक है जी। अब M2 हो गए, यहाँ पर कितना दिया, आगे दूसरे स्टेप में दिया है, तो यहाँ पर 12 आदमी का दिया है। ठीक है ना, और D2 यानी उसके दिन आपको हमें बतानी है, और ये प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। और कितने खिलौने बनाते हैं, तो 160। तो 160 ये सब क्या है, खिलौना बनाने का वर्क ही हुआ ना, इतने खिलौने बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये यूज करेंगे। ओके जी, अब आप यहाँ पर क्या करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, आप यहाँ 0 इसको कैंसिल कर लिए, या तो फिर आप डायरेक्ट भी चाहते तो ये कट सकते थे, आप इधर ये 15 टाइम्स डिवाइड कर लो, है ना। अब ये 15 इधर कैंसिल हो जाएगा, अब इधर 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो D2 क्या बचा हमारे पास, तो ये 6 बचा, यानी 6 दिनों में ये जो है वर्क को, काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 6 आंसर आ जाएगा। ओके जी, समझ में आ गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, इसी तरह आगे प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन इसको कैसे सीखना है, आसान तरीके कैसे बनानी है, ये आपको समझनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, इन व्हाट टाइम वुड अ सिस्टर्न बी फिल्ड बाय 3 पाइप्स whose diameters are 4 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter running together। ठीक है, 3 पाइप है, तीनों पाइप का साइज दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और जब ये बड़ा पाइप जो है यानी 8 सेंटीमीटर वाला बड़ा पाइप जो हुआ, वो इसे 58 मिनट में फिल कर देता है। तो बाकी का निकालने के लिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट डायमीटर। यानी जो डायमीटर दिया है उसके स्क्वायर करेंगे तो वो उसका अमाउंट ऑफ वाटर उतना, क्वांटिटी उतना यूनिट जो है वाटर का निकलेगा। ये इसमें दिया हुआ है, तो हमें ये चीज़ बतानी है।
अब आप सोचिए कि इसका आंसर क्या आ सकता है। देखिए, आप वीडियो पॉज करके बनाइए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए, तीनों पाइप का साइज क्या है। एक का 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 सेंटीमीटर है और तीसरे का 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इनके जो डायमीटर होगा ये, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिट्स होगा। किसका यूनिट होगा, वाटर का क्वांटिटी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ठीक है जी, अब ये यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना ऐड होके बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 116 यूनिट्स। ठीक है ना, हम लोग यही बोलेंगे, ये है 116 यूनिट्स है। ठीक है, अब आगे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या है भाई, तो ये है आपका कि ये बड़े पाइप का इंफॉर्मेशन है कि वो 58 मिनट में इसे अकेले बड़ा पाइप जो है अगर भरे तो वो फिल कर देगा। तो बड़े पाइप का साइज कौन सा है, 8 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें ये कितना यूनिट्स ले रहा है, ये आपका 64 क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, ये सब जो भी मैंने लिखा है ये सब 1 मिनट का वर्क है। क्या समझे, 1 मिनट का वर्क है। तो मैं आप बोल सकता हूं कि 1 मिनट में यह जो है ये 1 मिनट का है, 1 मिनट में 64 यूनिट्स फील करता है। तो 58 अगर मिनट्स में निकाला जाए तो ये कितने यूनिट्स को फील करेगा, तो 58 इंटू 64। इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई में टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, अभी हम इतने ही रखते हैं कि 58 मिनट में ये इतने यूनिट्स को क्या करेगा, वो फिल करेगा। ठीक है जी, अब जो है आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, तो 116 यूनिट्स के बारे में पूछा गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है ना कि कितने समय में एक टंकी को तीनों पाइप अगर खोल दे, तो एक पाइप तो 58 मिनट भरता है, तो 58 मिनट कितना यूनिट भरता है, तो 58 इंटू 64 ये टोटल यूनिट्स हुआ, अकेले भरता है। लेकिन अभी तीनों पाइप मिल करके अगर इसको फिल करेंगे तो फिर ये कितने समय में हो जाएगा, हमें ये चीज यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे कैसे करेंगे स्टेप, तो यहां पर आगे अब क्या लिखेंगे, 58 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 116, क्योंकि ये जो है 58 में इतने यूनिट्स हुए। अब 116 यूनिट्स को फिल करने में हमें अब कितना ये समय लगेगा दोनों का। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये यूनिट्स हमने ले लिया टोटल, उसके इसमें हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएंगे 32 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32 मिनट्स। ठीक है, तो 32 मिनट में ये काम जो है हमारा हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट का ए। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा ये चीज, कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को बस यही ऐसे ही बनाएंगे। आपको ये लगा होगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है, बस ऐसे ही बनाना ही है। ठीक है, आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तीनों पाइप का स्क्वायर जो निकालेंगे होता है यूनिट्स हो जाएगा, बस इसको आपस में ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद ये आप टोटल बन जाएगा 116 यूनिट्स। अब 1 मिनट में यहाँ पर बड़े पाइप के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि 1 मिनट में ये 64 यूनिट भरता है, तो 58 मिनट अगर वो भरता है तो कितना यूनिट भरता होगा, ये 58 गुने 64। अब 116 यूनिट्स को भरना है। ठीक है, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे मिनट निकालने के लिए। ठीक है, तो वो मिनट्स निकालने के लिए आया, तो क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन 32 मिनट में ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपका CSI से है क्वेश्चन। The difference between CI and SI on a certain sum for 2 years is ₹40 at 5% per annum. Find the sum. 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, CI का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और SI का मतलब क्या हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 750 रुपये दिया हुआ है और वो रेट क्या है, तो 10% है। तो आपको बताना है कि वो राशि क्या है, यानी मूलधन बतानी है। फाइंड द सम प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। तो हमने ये क्लास में आपको ट्रिक ये बताई थी कि इस टाइप के जब क्वेश्चन हो कि इसमें इसके ट्रिक क्या होते हैं वो हमने आपको दिखाया होगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप एक बार जा करके
उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने CISI के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके हमने बताए थे आपको कि जो दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस जो आएगा हमारा वो P, फिर यहाँ पर हमने लिखा था R% का होल स्क्वायर। ये छोटा सा बना दिया था हमने, डिफरेंस हमने D के लिए लिखा था, D मान लिया था डिफरेंस। ठीक है, और बस ये छोटा सा फॉर्मूला लिखाया था, ये है आपका फॉर 2 इयर्स। ठीक है, और 3 इयर्स के लिए क्या था हमारा, 3 साल का अगर यही अंतर होता तो यहाँ डिफरेंस डी मैं मान लूँ, ये आपका ये रहता। ध्यान रखिएगा, मैंने R% का स्क्वायर लिखा है, यूज करना है R/100, तो मैंने प्रतिशत में शॉर्ट में लिखा है, लेकिन R/100 लिख करके तब उसका होल स्क्वायर देनी है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर क्या था R% + 3, ये फॉर 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 2 साल के लिए अंतर दिया है 750, तो डिफरेंस का वैल्यू आप कितना रखेंगे 750। ठीक है जी, P आपको निकालनी है, और फिर यहाँ पर R वैल्यू हो गया 10 और फिर 100। ठीक है जी, और इसका होल स्क्वायर। मैंने आपको बोला 10 का स्क्वायर डायरेक्ट मत करना, 10/100, यानी वो शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको मैंने वो प्रतिशत में कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया भाई, तो यहाँ पर ये हो गए P/100, तो इसलिए P की वैल्यू जो हो जाएगी वो 750 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना बन जाएगा 75,000। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें है। अब ये 3 साल के लिए बोला होता तो यहाँ पर बस ये वैल्यू R% की वैल्यू हम 10/100 लिखते, यहाँ पे 10/100 रखते और डिफरेंस आपका 750 रख के सॉल्व कर लेते, उसका आंसर कुछ और आ जाता। ठीक है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पर बनाने चाहिए, और ये ट्रिक है। ठीक है, 40 ईयर्स के लिए जो हमने आपको ट्रिक्स बताए थे क्लास में, आज फिर मैं आपको बता दिया कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए क्या होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी SI का ही है, साधारण ब्याज। एक व्यक्ति 80,000 रुपये का लोन लेता है 10% SI पर, फिर वो उसे 1 साल के अंत में 40,000 रुपये लौटा देता है। फिर उसके बाद 2 साल यानी दूसरे साल के अंत में वो बचा हुआ पैसा भी दे देता है। ठीक है, तो कितना देता है यही हमें पूछा है। इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर्स ही वुड पे हाउ मच मनी, वो कितना पैसा वो चुकाएगा 2 वर्ष के अंत में। तो भाई 40,000 तो पहले ही दे दिया, तो फिर बाकी अब जो पैसा बचेगा उसके अनुसार वो कितना देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 80,000 में 40,000 दे दिया तो बाकी बचा 40,000 उसको देना है, तो 40,000 पर 10% का रेट निकाल के उसको ऐसा कैलकुलेट मत कीजिएगा। ठीक है, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप 40,000 का निकालेंगे है ना, तो ये 10% पे तो या 2 साल का आप निकालेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। शुरू में जो 40,000 लौटाएगा वो 1 साल के अंत में तो उस पर 10% का ब्याज दे करके ही लौटाएगा। ये 40,000 जब लौटाता है तो ये मिश्र धन हो गया। उसके बाद जितना पैसा अमाउंट बचता है उसके हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसके हिसाब से सोच के बनाइएगा। बात समझ में आ गई जो मैंने बोला। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जब वो 40,000 रुपये लौटाता है तो इंटरेस्ट के साथ लौटाया होगा, जाहिर सी बात है ना। तो इंटरेस्ट बना कितना, तो देखिए यहाँ पर जब वो 80,000 रुपया है और इसका हम लोग 10% अगर इंटरेस्ट निकाले तो ये कितना बनेगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 8,000 रुपीज। ये मैं 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ। 80,000 का 10% 8,000 रुपया होता है, 1 साल का इंटरेस्ट होता है। 2 साल में फिर 8,000 और बढ़ जाएगा, यानी 16,000 हो जाएगा। 3 साल की बात करें तो फिर ये 24,000 हो जाएगा। ये 1 साल का है। ठीक है, अब यानी जब वो पहला साल 40,000 रुपया उसने लौटाई तो इसमें 8,000 रुपया इंटरेस्ट भी तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32,000 रुपया उसका मूलधन हुआ और प्लस 8,000 रुपया उसका इंटरेस्ट हुआ, यानी ये क्या हुआ, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, 40,000 रुपया, 32,000 क्या हुआ P और 8,000 क्या हुआ SI। समझ में आ गई बात। ये जब 40,000 लौटाया तो 8,000 इंटरेस्ट के साथ लौटाया। ठीक है जी, क्लियर हो गए। ओके तो यानी मेन पैसा तो 32,000 ही लौटाया।
अब 80,000 का लोन लिया तो उसमें वो 32,000 ही चुकाया ना, बाकी तो इंटरेस्ट काउंट किया। तो अब जो पैसा बचेगा उस पर वो नेक्स्ट ईयर का 10% ब्याज देगा, देगा कि नहीं? तो यहाँ पर 80,000 में ये आप 32,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर बचा कितना आपके पास, 48,000 रुपया। समझ में आ गया? 80,000 रुपया में 40,000 नहीं घटाएंगे, क्योंकि वो तो 32,000 ही लौटाया ना मेन पैसा, उसके बाद तो इंटरेस्ट चुकाया। तो 80,000 का मेन पैसा है, मूल पैसा है उसका, तो उसमें 32,000 लौटा दिया। ठीक है, अब 32,000 लौटाने के बाद 48,000 अभी उसकी देनदारी और रह गई, तो वह बोला इस दूसरे वर्ष के अंत में देगा। तो फिर दूसरे वर्ष के अंत में 48,000 लौटाएगा और प्लस 48,000 का 10%, 4800 रुपया और लौटाएगा। ठीक है जी, इसका हमने यहाँ पर 10% मैं निकाल देता हूँ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। तो जीरो कैंसिल होंगे ना, तो मेरे पास बचेगा 4800 रुपया। ये फिर साइड 2 हो जाएगा, सेकंड साइड। ठीक है जी, तो ये मैं 48,000 रुपया उसका प्रिंसिपल हुआ, एसआई हो गया उसका सेकंड ईयर के लिए। तो मेन जो अमाउंट मेरा आएगा यहाँ पर, तो वो कितना आएगा, 48,000 प्लस 4800। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरा कितना बन जाएगा, 52,800। ये हो गया अमाउंट और यही हमारा आंसर बन गया। ठीक है, 52,800 रुपया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ये इस तरह से निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दीबाजी में आप 80,000 का 10% 2 साल का निकाल लिए तो आपको लगेगा कि 16,000 हो गया, है ना। 80,000 प्लस 16,000 कितना हुआ, 96,000। अब 40,000 दे दिया है तो बस बचा कितना है भाई इसके पास, तो 96,000 में 40,000 लौटा दिया है, तो बाकी जो बचा 56,000 वो आप थर्ड ऑप्शन, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में ले लेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि 40,000 लौटा रहा है उस इंटरेस्ट के साथ लौटा रहा है एक साथ में, तो इसीलिए यहाँ पर काउंट होगा आपका 8,000 रुपये। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो पहले साल का ब्याज उसके हिसाब से इस हिसाब से लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 52,800 रुपये। चलिए अगला देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक शिविर में 30 दिनों के लिए 150 पुरुषों के लिए राशन है। In a camp there is a ration for 150 men for 30 days. After 9 days 25 more men join. 9 दिन के बाद 25 आदमी और ज्वाइन कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन के बाद जो है बचा हुआ राशन चलेगा। 30 दिन के लिए 150 पुरुषों के लिए राशन है। ठीक है, 9 दिन के बाद अगर 25 आदमी और नहीं आते तो ये राशन जो है अभी जो बचा हुआ 21 दिन है वो चलता रहता। लेकिन जब 25 और आदमी आ गए तो अब 21 दिन तो चलेगा नहीं, 21 दिन से कम होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा आदमी आ गए, राशन तो उतना ही है। ऐसा नहीं कि राशन बढ़ गया, राशन तो ही है। 150 आदमी से 25 आदमी और बढ़ गया तो 175 आदमी हो गए। तो हमें यहाँ पर बनाना कैसे, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था M1D1 वाली, वो बस यही में से M1D1 निकाल देनी है। हमने दिखा था अभी M1D1 H1 अपॉन W1। तो यहाँ पर खाने की क्वांटिटी रहता तो वो आपका W में चला जाता। ठीक है, लेकिन खाने की क्वांटिटी तो है नहीं, 10 किलो चावल है, 50 किलो चावल, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये सिर्फ M1 और D1 का ही लिखा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरह समझो। 150 आदमी का खाना 30 दिन के लिए, 9 दिन के बाद, यानी 9 दिन तक तो ये 150 आदमी खाते रहे जितना भी राशन था। तो अब 9 दिन के बाद बचा कितना दिन, 21 दिन। अगर कोई नहीं आता तो 21 दिन ये चलता। तो यहाँ पर जो है ना 150 आदमी की तुलना आपको 21 दिन से ही करनी है, बचा हुआ दिन से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 25 आदमी और आ गए तो हो गए कितने, 175 आदमी। अब ये कितना दिन चलेगा, तो यहाँ पर 150 का 21 से तुलना किया, 175 अगर होता तो कितना दिन चलता, उसके हिसाब से यहाँ पर तुलना किया गया है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है वैल्यू पुट करते समय। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 175। ठीक है जी, अब यहाँ पर किससे कटेगा, तो 25 6 का 150 और इधर हो जाएंगे 25 7 इतना 6 7 21 हो गए 6 18। इतने दिन राशन चलेंगे, 18 दिनों में ही कहानी खत्म हो जाएगी, काम हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 21 दिन चलना था, अब ज़्यादा आदमी आ गए, राशन उतना ही है, तो जाहिर सी बात है 21 से कम आंसर आएगा। अब यहाँ पर ऐसे भी देख सकते थे बिना सॉल्व किए हुए, तो 21 तो होना नहीं है, और 21 से सब ज़्यादा ऑप्शन है ये सब हट जाएंगे, जो 21 से कम ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका काम आसान कर दिया, बिना सॉल्व किए ऐसे ही दिमाग लगा के लॉजिक लगा के कर लेते। लेकिन अगर ऑप्शन 21 से कम होता है, जैसे 15 दिन भी होता है ना, 16 दिन भी ऑप्शन होता है, तब फिर आपको बना के देखना पड़ता है कि भाई कितना दिन चलेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है, एवरेज में और भी काम आता है, और एलिगेशन में भी ये सब टाइप के क्वेश्चन काम आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर भी हैं, लेबर भी हैं, उनके औसत वेतन जो है 6,000 रुपये है, और सुपरवाइजर का जो है वो 25,000 रुपये है एवरेज। ठीक है, और लेबर का दिया है अलग से, वो 5,000 है, मतलब टोटल मिलाकर के 6,000 हुआ, जितने भी कर्मचारी हैं ना, सुपरवाइजर और लेबर मिलाकर के उसका 6,000 है एवरेज सैलरी। और यहाँ पर समझ में आ गया, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर उसका अलग दिया है, लेबर का अलग दिया है, मजदूरों का अलग दिया है। अब पर्यवेक्षक दिखा है 5 है, तो मजदूरों की संख्या कितनी होगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि भाई एवरेज सैलरी के हिसाब से रेशियो बना दो, इसका 5,000 इसका 25,000 है, तो 5:1 का रेशियो बना, इसलिए 25 है, तो ऑप्शन भी नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं। टोटल आपका ये है, और एक तरफ सुपरवाइजर रख लो, एक तरफ लेबर रख लो। ठीक है, यानी अगर मैं एस फॉर चाहे SOP करता हूँ, एस इधर लिख लेता हूँ, लेबर इधर हो गया, ये आपका सैलरी हो गया 25,000, इधर इसके हो गए 5,000, और बीच में आप एलिगेशन मेथड से अगर बना रहे हो तो यहाँ 6,000 रख लो। ठीक है, और फिर इधर आप माइनस कर लो, 5 और 6,000 का अंतर कितना आएगा, 1,000 आएगा, ये 1,000 सुपरवाइजर के लिए बनेगा रेशियो, और 25,000 6,000 का अगर अंतर निकाले तो कितना आ जाना चाहिए, 19,000। अब 1,000 कैंसिल हो जाए तो यहाँ रेशियो कितना बनेगा, 1:19। ठीक है, अब 1:19 जो है, ये रेशियो जो है सुपरवाइजर का हुआ और इधर लेबर का हुआ, तो एक्चुअल में कितना है भाई, 5 है सुपरवाइजर की संख्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ठीक है, 5 है, तो इसका मतलब ये 1 का 5 मल्टीपल है, तो इधर 19 का भी 5 मल्टीपल हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा बन गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, 95 ऐसे ही बन गया। बेसिक मेथड से ही बना सकते थे। ठीक है ना, अब बेसिक मेथड क्या बनाते भाई, कि मान लिया लेबर जो है वो x है, तो अभी x के हिसाब से पहले आपको 5 ये पर्यवेक्षक का टोटल सैलरी निकालते, कि जो पर्यवेक्षक हैं सुपरवाइजर हैं 25,000 उसका एवरेज है, तो टोटल यहाँ सुपरवाइजर 5 है, तो टोटल कितना बना, 1,25,000 को 5 से आप गुना करते, फिर उसके बाद इसका x मानते तो 5,000 x होता है, फिर उसका आप डिफरेंस करते उधर टोटल लेकर के, फिर x की वैल्यू आती, तो लंबा मेथड आता है। ये आप क्रॉसिंग मेथड सीखे, ये ज़्यादा आसान मेथड है। ठीक है, हालांकि मैंने जो एवरेज की, ये एवरेज का क्वेश्चन हुआ ना, तो एवरेज की क्लास में जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें डिटेल भी बता दिया है। ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए कि मैंने जो डिटेल से x मान के बताया था उसके कैसे बनाते हैं। ओके, ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल से बताया होगा, तो उसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दाल की कीमत में 20% की कमी के कारण एक आदमी 960 रुपए में 5 किलोग्राम दाल अधिक खरीद सकता है। ठीक है जी, दाल की कीमत में 20% कमी हो गया, तो एक आदमी जो है वो 960 रुपए में 5 किलोग्राम दाल ज्यादा खरीद लिया, तो उसका ओरिजिनल प्राइस दाल का कितना था, प्रति किलोग्राम बताना है, पर केजी। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सोचिए, पहले पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर उसको बनाइए। इसको भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी परसेंटेज टॉपिक में डिटेल से बताया है, दो मेथड बताया, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल मेथड नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए दाल की कीमत में 20% की कमी हुई है। आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, किसी आदमी की सैलरी 10% घट गई, तो पहले सैलरी आने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो पहली वाली सैलरी आ जाए। मान लिया किसी आदमी की सैलरी 100 रुपये है, अब वो 10 रुपये कम गया, 10% कम गया, तो 90 रुपये हो गया। अब 90 को फिर से 100 बनाना है ओरिजिनल लाने के लिए, तो कितना बढ़ाएंगे, क्या 10% बढ़ाएंगे, नहीं ना, तो 90 का फिर निकालना पड़ेगा कि 90 में 10 बढ़ाया तो 100 में कितना बढ़ाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी आपको करना है, तो यहाँ पर उसका ओरिजिनल प्राइस का जो परसेंटेज है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओरिजिनल प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा, तो चूंकि 20 लिखिएगा इधर, आप इधर लिखिए नीचे 100 माइनस 20 इंटू 100। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पहले 100 रुपये दाम था, तब 20% घट गया तो 80 रुपये हो गया। तो पहले कितना था, तो 80 में फिर आप कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो 80 में फिर आपको यही सॉल्व करके जो आएगा, यानी 25% बढ़ाएंगे तब फिर से 100 रुपये बन जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाता है। 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये 25% जो इंक्रीजमेंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो वो 5 kg एक्स्ट्रा ले रहा है ना, तो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। 25% इज इक्विवेलेंट टू 5 kg, तो 100% इक्विवेलेंट टू कितना भाई, तो 5/25 इंटू 100। ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं। ठीक है, 20 kg। ओके, अब ये क्या हुआ, जो ओरिजिनल था परसेंटेज 25% वो है, तो यहाँ पर ओरिजिनल हो गया 20 किलोग्राम, यानी पहले जो दाम था दाल का उससे बंदा वो 20 किलोग्राम खरीदता था, अब एक्स्ट्रा 5 किलोग्राम आप ज़्यादा खरीदेगा दाम करने पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको प्रति किलोग्राम चावल के दाम निकालने में ये क्या आएगा, काम आएगा। तो अब आप क्या करेंगे भाई तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 20 किलोग्राम चावल का दाम जो था वो 960 रुपये है, तो 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना हो गया, तो 960/20। ठीक है जी, ये आपके आ गए आंसर 48। ठीक है ना, तो 48 रुपये प्राइस था इसका। ठीक है, अब 20% घटा, यानी 48 का 20% घटेगा। ठीक है ना, 20% निकालेंगे, उसको 48 से माइनस करेंगे, तो वो हमारा उसका डिक्रीजिंग प्राइस आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में डिक्रीजिंग प्राइस पूछा होता कि अभी इसका प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस हुआ 48, अब अभी इसका प्राइस क्या है, तो 48 का फिर 20% आप निकाल लेते। ठीक है, यानी 48 का 80% ऐड कर लेते, तो उससे हिसाब से आंसर फिर अलग बनता। समझ में आगे बात। ओके, ये 38.4 जो है फोर्थ ऑप्शन वो आता है, घटा हुआ प्राइस। चलिए आगे बढ़े। ये पूछा है लगातार छूट किस समतुल्य बट्टा ये छूट के बराबर है, यानी 20%, 25%, 40% सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाले तो क्या करते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो इसमें मैं दोनों मेथड बताता हूँ। जैसे मान लिया पहले 100 था, तो 100 का 20% डिस्काउंट हुआ, तो अब वो कितना हो गया 80। अब 80 का फिर 25% डिस्काउंट होगा, तो अब 25% 80 का निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में 60 हो जाएगा। अब 60 का फिर -40% करेंगे, ये सब मैनुअली सॉल्व करना चाहिए। 100 रुपये पहले था, 20% डिस्काउंट की 80 रुपये हो गया, अब 80 का 25% निकालेंगे, तो फिर वहां पर ऐसा नहीं कि 100 का 25% 75 कर देंगे, नहीं, 80 का 25% निकालेंगे तो 20 कम हो जाएगा, तो 80 में 20 घटाया 60 आ गया। अब 60 का 40%, तो 60 का 40% 24 होगा, तो 60 में 24 आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये 100 का प्राइस जो था डिस्काउंट करने के बाद 36 आया, तो डिस्काउंट हुआ कितना भाई, यानी ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट आया। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पर तो 100 में ये 36 घटाएंगे सॉरी, तो ये आपका 64% ये डिस्काउंट। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट आंसर बना। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा सेकंड मेथड क्या है, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो सेकंड मेथड क्या है, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप ऐसे कर लीजिए। सेकंड मेथड एक फॉर्मूला है, जैसे आप एक्स मानने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक्स का आप कर सकते थे, जैसे एक्स का है मान लिया पहला प्राइस, तो एक्स का 20% डिस्काउंट किया तो 80% हो गया, फिर 25% गया 75% हो गया, फिर 60% बचा, वो उसकी वैल्यू फिर यहाँ पर निकालने के लिए तो उतना नहीं करेंगे, जब वो वैल्यू दिया रहेगा तभी होगा ना। इसमें आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, मैंने बताया था +-x +-y फिर +-xy/100। इस फॉर्मूले से भी आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, तो यहां पर आप इन दोनों का पहले सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट उसको फिर x मानिएगा,
और जो y 40 को मान करके उसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट स्कोर क्या आएगा, तो चूंकि डिस्काउंट कर रहे हैं यानी माइनस भी यूज करना पड़ेगा। तो -20 -25 फिर माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। जोड़ोगे सबको, बोलो। फिर इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा तो माइनस माइनस ऐड होता है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पर ऐड हो गया, 20 और 25 ऐड होकर कितना बनेगा 45। और मैं अगर लिख दूं 45 प्लस इधर कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर +5 लिखाना पड़ेगा यानी -40%। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये -40% आया है, तो -40% इसको अब फिर से x मान लीजिए, ओके। और जो अगला 40% है उसको y मान के सॉल्व कीजिए। तो -40 फिर इधर आपका हो गया -40, ठीक है ना। और फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर 40 इंटू 40, ठीक है। अभी 0 0 कैंसिल, 16 हुए, इधर -80 हो गए, इधर +16 आ गया, ठीक है। अब इसमें आप इसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, -64%। ये इंडिकेट करेगा माइनस, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया टोटल, ठीक है ना। यही हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है जी। ऐसे करके आप यहाँ पर चाहेंगे तो 2 बार ये स्टेप करना पड़ेगा। अब कहेंगे आप सर 3 वाला भी फॉर्मूला होता होगा, तो फिर +-x +-y फिर +-z फिर xy/100 फिर yz फिर उसके बाद xz फिर xyz का तीनों लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप पहला वाला कर लो, आपको लगेगा कि पहला वाला ज़्यादा आसान है तो पहला वाला सही है, वो कर लिया, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों बता दिया कि दोनों आसान है, दोनों में आपको लगभग हो सकता है फर्स्ट वाला आपको कम टाइम में बन जाए, तो इसलिए आप फर्स्ट वाला मेथड आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद A batsman's average score for a number of innings was 22.5 per inning. एक कुछ पारी में एक बल्लेबाज ने अपना एवरेज स्कोर क्या किया, 22.5। फिर अगला 3 पारी उसने फिर से की, तो अगले 3 इनिंग में उसने क्या क्या स्कोर किया, 31, 42, 38, ठीक है। और उसका इस तरह से जो है एवरेज जो हुआ उसका इनिंग का, वो 1.5 बढ़ गया 1.55 इंक्रीज हो गया। तो उसने टोटल कितनी पारी खेली ये बताना है ना। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप पहले पॉज करिए वीडियो, अपने से बनाएं, ठीक है। नहीं बने या बन गया तो ठीक है आंसर मिलाएं, नहीं बना तो आप देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले मान लेंगे क्या कि उसका जो इनिंग था शुरुआत में वो x था स्टार्टिंग में, जो बाद में 3 इनिंग खेला उसको नहीं गिनना है, स्टार्टिंग का x मान लेते हैं। तो इस तरह से मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। लेट स्टार्टिंग इनिंग x मान लिया। अब वो एवरेज क्या था भाई, तो 22.5 है ना। ये इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल स्कोर हो जाएगा। फिर अगले केस 3 पारी में उसने क्या क्या बनाया भाई, 31 फिर 42 है ना, फिर उसके बाद 38, ठीक है। ये आपका 42 दिखाना, ओके जी। चलिए ये टोटल स्कोर हो गया इसका, जितना पारी खेला उसने। और इधर क्या बोला है, सभी पारियों के लिए उसका औसत 1.5 इंक्रीज हो गया है। तो ऐसे केस में जितने भी टोटल पारी खेले तो x पहले क्या था, है ना। फिर उसके बाद 3 और पारी खेला, ये हो गया, उसका एवरेज बढ़ गया 1.5 से, तो यानी टोटल कितना एवरेज हुआ, तो 22.5 में 1.5 ऐड करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 24। ओके, तो इधर आप देखो 22.5x प्लस इन सबको ऐड कीजिए, तो यहाँ पर कितने आएंगे भाई, तो देखिए 38 और 42 को अगर हम ऐड करते हैं तो 80 हो गया। अब 80 को 31 से ऐड करना है, तो 80 को पहले आप 30 से ऐड कीजिए, फिर 1 लगा दीजिए, यानी 111 हो जाएंगे, सही है ना। अब इसके बाद इधर 24 हो रहा है, तो ये 24 को आप इधर x से गुना करेंगे 24x, 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72, हमने ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस वो अगले स्टेप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर 24x मैं इधर लेता हूँ, ठीक है ना। 24x और
बहुत लोगों को बोलने पर नहीं समझ में आती, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे, अब इनका डिफरेंस तो 1.5 ही एक्स आया ना, और इधर डिफरेंस कितना बन रहा है भाई, इधर बन रहा है 9 और 39, सही है, 39 ही आएगा ना, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालो 39/1.5, जिसमें आप ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें जरा, ये हो गया, ठीक है जी। तो अब ये हमारा 26 बन गया। तो 26 आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल, यानी कितने उसने, हाउ मेनी, टोटल, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल जो बनेगा, ये बनेगा 26 आया, और 3 पारी बाद में भी तो खेला ना, तो ये 29 हमारा ये आंसर है, ठीक है ना। अगर उसने स्टार्टिंग का इनिंग का पूछा होता तो फिर 26 ही आंसर आता, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 26 जरूर है, लेकिन आपको 3 पारी और उसके बाद आगे खेला, 3 पारी और खेला, तो 3 पारी खेला तो उसका ऐड करना पड़ेगा ना, तो टोटल 29 पारी उसके हो गए, इनिंग हो गए 29, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका खास मतलब टिपिकल नहीं है। बस यहाँ पर एक काम और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप जान रहे हैं कि डिफरेंस यहाँ पर ये आया है, ठीक है, अब ये 39 बस निकालना है, तो ये डिफरेंट आप x में ये काम कर सकते हैं x का। अब ये 39 आप कैसे निकालोगे, है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ये तीनों का आप सम कर लीजिए 111, और इधर इन दोनों को सम करने के बाद 24 आ रहा है, ठीक है। तो 24 को भी तो गुना करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 24 को 3 से गुना किए थे तभी तो 72 आया, वो 72 लाएंगे तभी तो घटेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वहां पर भी इस तरह से करके बना सकते हैं, क्योंकि इधर 111 से घटाना भी है, तो ये डायरेक्ट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है जी। हमने क्या बोला आपको, देखिए मैं एक बार यहाँ जो बोला मैंने वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। मैंने बोला आपको कि 1.5 है, टोटल इनिंग x मान लीजिए, यहाँ पर x मान लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करेंगे, तो इन तीनों का जो ऐड किया 111, इसमें माइनस करना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है ना, 24 × 3, ये छोटा सा सॉल्यूशन है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है जी। जो आपका 3 पारी में एक्स्ट्रा बना वो 24 होकर 24 72 एक्स्ट्रा बने, इधर आप 72 111 में घटाइए, डिफरेंस जो आएगा वो इसके एवरेज के बराबर ही होगा। तो इस तरह से आप करके डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हो, छोटा सा कैलकुलेशन में अगर आप ये समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम यही क्वेश्चन को लास्ट करते हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और इसके बाद मैं रीजनिंग का डालूंगा, तो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 5 होगा, ठीक है। तो अभी आप हमें इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली बार जो मैं टेस्ट पेपर डालूंगा वो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।